का जय हिंद। आज क्लास नंबर है 5th। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो टॉपिक है रज़िया सुल्तान से लेकर के नसीरुद्दीन महमूद तक, यानी कि इतिहास में रज़िया सुल्तान के आगे जितने भी शासक रहे नसीरुद्दीन महमूद तक, वो सब हम पूरे डिटेल वाइज इसमें कवर करेंगे। आपको सारी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं वो, और जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और देखना है, ठीक है। इस डेट पर ध्यान दीजिए, ये डेट जब ये नोट्स लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सबसे पहले रुकनुद्दीन फ़िरोज़। ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ कौन है? क्योंकि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ से पहले के जितने भी 3 शासक हुए वो हमने पढ़ लिए थे। 3 शासक कौन कौन से हुए थे? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, तीसरा कौन सा था? इल्तुतमिश के बाद ही तीसरी रज़िया सुल्तान बैठी है, ठीक है। अब रज़िया सुल्तान से जस्ट पहले ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ है, ठीक है। रज़िया सुल्तान चौथी शासक थी, यानी कि हमने 2 पढ़ लिए हैं। ये तीसरा शासक है। कौन सा है ये तीसरा शासक? ये कौन सा है? रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ठीक है। अब ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ कौन है? ये इल्तुतमिश का ही बेटा है। इल्तुतमिश की जो बेटी है उसका नाम है रज़िया सुल्तान। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसका पिता और रज़िया सुल्तान का पिता दोनों एक ही हैं। वो कौन है? पिता कौन है? इल्तुतमिश। इनकी माता अलग अलग है, यानी कि पहले के राजा एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, तो किसी से कोई बालक उत्पन्न होता था तो किसी से कोई, ठीक है। तो जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ है, इसकी जो माता थी वो थी शाहतुर्कान, और रज़िया सुल्तान की जो माता थी उसका क्या नाम है? रज़िया सुल्तान की जो माता थी उसका नाम है कुतुबी बेगम। उसका नाम क्या है? कुतुबी बेगम, ठीक है। अब ये कुतुबी बेगम कौन है? ये कुतुबी बेगम कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इल्तुतमिश का ससुर था, यानी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह किया था किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। इसीलिए इल्तुतमिश की जो पत्नी है कौन है? एक तो शाहतुर्कान, एक कुतुबी बेगम। तो कुतुबी बेगम से जो उत्पन्न हुई थी वो रज़िया सुल्तान है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसमें मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इसमें जो लिखा है उससे ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें कम लिखा है। जो मैं बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ कि रज़िया सुल्तान किसकी बेटी है और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ किसकी बेटी है। वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की माता कौन है और रज़िया सुल्तान किसकी बेटी है, ये सारा क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का जो टाइम पीरियड है वो कब तक है? 1236 से लेकर के 1236 तक, यानी कि ये 4 महीने शासन किया था इसने। कुल मिलाकर के 4 मंथ शासन किया था बस। अब 4 मंथ क्यों किया था? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ था ये बहुत ही राजा का क्या कर्तव्य होता है? राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को सही सलामत रखे, अपनी प्रजा को कोई दुखी ना होने दे। ये क्या करता था? ये अपनी प्रजा को हमेशा तंग करता रहता था, बहुत दुखी करता था, और ये यूँ कहें निरंकुश था, निरंकुश शासक था। ये भोग विलास में ज़्यादा रहता था, अपनी सुख सुविधा ज़्यादा देखता था, प्रजा से कोई मतलब नहीं था इसको। ये बहुत ही निर्दयी शासक था कुल मिलाकर के। ये शासक बनने के योग्य ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती बिठा दिया था शासन की गद्दी पर, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद कोई नहीं था। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद ये बेटा था इसका, तो इल्तुतमिश के बाद इसको बना दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ था, इसकी एक बहन थी रज़िया सुल्तान। अब रज़िया सुल्तान अपने आप में बहुत ही एक अच्छी शासिका थी और बहुत ही दिमागदार, जिसमें कूटनीति भी थी और साथ में प्रजा को चलाने की एक राजा की तरह व्यवहार करने की एक क्षमता भी थी, शक्ति भी थी, सब कुछ उसमें विद्यमान था। और जो रुकनुद्दीन था वो फ़िरोज़ वैसा ही था, उसमें कुछ भी गुण नहीं थे। अब यहाँ पे एक चीज़ घटित होती है, पहले इसको समझ लीजिए। इसकी जगह जो रज़िया सुल्तान आई वो कैसे बैठी, इसकी भी एक कहानी है। अब कहानी क्या है उसको समझिए थोड़ा पहले इसको, ठीक है। तो क्या हुआ था कि रज़िया सुल्तान, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इधर। रज़िया सुल्तान एक, जहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, जो मस्जिदें होती हैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। तो क्या हुआ था, जैसे जब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ था तो उसके विरुद्ध पहले तो दो पॉइंट समझिए। एक तो 2 सरदार हुआ करते थे। एक तो तुर्क सरदार हुआ करते थे, जिसे हम 40 तुर्क कहते थे, जिसकी स्थापना किसने करी थी? जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने करी थी। और दूसरी तरफ इक्तेदार हुआ करते थे। अब ये इक्तेदार कौन थे? ये इक्तेदार वो थे, आप सभी ने पढ़ा होगा। इक्तेदार का मतलब होता है, जैसे ज़मीन का टुकड़ा, ये प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। सैनिकों को ज़मीन का टुकड़ा देता था वेतन के बदले, वेतन नहीं देता था। तो इक्तेदार यानी कि जैसे 50 ज़मीन के टुकड़े 50 सैनिकों को दिए, तो उन 50 सैनिकों के ऊपर उन सभी
ज़मीन का एक मालिक बना दिया जाता था, उसको इक्तेदार कहा जाता था। तो ऐसे ही कई सारे इक्तेदार हुआ करते थे। तो सभी इक्तेदार और ये 40 तुर्क पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब रुकनुद्दीन फिरोज राजा बना था तो वो प्रजा का बहुत ही ख्याल नहीं रखता था, तो इसका विरोध होने लगा। तो 40 तुर्कों ने तो इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये 40 तुर्क राजा का संरक्षण करते थे। तो राजा का संरक्षण इनका ये धर्म था, तो ये राजा का संरक्षण ही कर रहे थे। लेकिन जो इक्तेदार थे वो इससे नाखुश थे और इन्होंने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो फिर इन्होंने विद्रोह किया तो रजिया सुल्तान को ये मौका मिल गया कि ये अच्छी एकदम रणनीति है, इसी वक्त हम अपने शासक को अपने हाथ में ले सकते हैं। तो 40 तुर्क तो रुकनुद्दीन फिरोज के साथ थे ही, और ये जो इधर इक्तेदार थे, प्रांतीय इक्तेदार, इनकी भी संख्या बहुत थी, तो ये इसके विरुद्ध थे। तो रजिया सुल्तान को ये मौका मिल गया और रजिया सुल्तान ने कहा कि अब ये सही मौका है। अब रजिया सुल्तान गई मस्जिद के पास, और मस्जिद थी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो जब रजिया सुल्तान जा रही थी तो वहाँ पे ढोल नगाड़े बजा करके कह दिया था कि रजिया सुल्तान आ रही हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाओ, वो बहुत ही शानदार भाषण देने वाली हैं जो कि प्रजा के हित में है। इस तरीके से वहाँ पे ढोल नगाड़े सारे शहर में, सारे एक तरीके से पूरे क्षेत्र में बजवा दिए गए। तो जनता तो भाई जनता वो देखने आएगी, तो वो देखने आई और वहाँ पे बहुत सारी जनता इकट्ठी हुई, बच्चे बूढ़े जवान जितने भी महिलाएं थी सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए। जैसे ही वहाँ पर रजिया सुल्तान आई तो रजिया सुल्तान ने कहा, देखिए आप सभी को भी पता है कि रुकनुद्दीन फिरोज कैसा शासक है। तो जब उसने, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि जब उसने ये भाषण दिया तो भाषण से ज़्यादा वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता पर उनकी सुंदरता यानी उसका रूप देखकर ही कई सारे युवा उसके साथ हो गए थे। और भाषण तो अलग बात है, भाषण जब उसने दिया तो भाषण से कई सारे लोग उसके साथ हो गए थे। कुल मिलाकर के ये है कि वो दिन ऐसा था, 1236 की बात हो रही है, तो वहाँ पर जितनी जनता थी वो सारी जनता किसके समर्थन में चली गई, रजिया सुल्तान के समर्थन में चली गई। लेकिन यहाँ पे एक बात दूसरी ये आती है कि रजिया सुल्तान थी महिला, यानी वो एक महिला थी। अब महिला होने का उसका ये एक नेगेटिव पॉइंट था। तो जब नेगेटिव पॉइंट था तो क्या हुआ, वहाँ के जितने भी सरदार थे वो चाहते थे कि एक पुरुष गद्दी संभाले, लेकिन रजिया सुल्तान तो एक महिला थी, तो ये उसकी नेगेटिव पॉइंट बना। तो इसकी बातें हम आगे करेंगे, पहले यहाँ पे इतना समझ लीजिए, इतनी बातें समझ में आ गई, यानी कि वहाँ की जनता उसके सपोर्ट में आ गई। अब आपको पता है जनता जिसके सपोर्ट में आ जाती है तो उसका उद्धार तो होना तय है। अब दूसरी तरफ जो रुकनुद्दीन फिरोज था उसके विरुद्ध ये सरदार चल रहे थे, इधर इक्तेदार जो सरदार थे वो भी रजिया सुल्तान के समर्थन में हो गए, क्योंकि रजिया सुल्तान भी रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध थी। तो कुल मिलाकर के ये 40 सरदार किसके साथ, रजिया सुल्तान के साथ, और जनता रजिया सुल्तान के साथ। रजिया सुल्तान के पास बहुत बड़ी पावर हो गई। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है, जो यहाँ के सरदार थे, जो प्रांतीय इक्तेदार थे, उन्होंने कर दिया विद्रोह इसके समय, यानी रुकनुद्दीन फिरोज के समय प्रांतीय इक्तेदारों ने विद्रोह कर दिया। जब प्रांतीय इक्तेदारों ने विद्रोह किया तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो रुकनुद्दीन फिरोज यानी फिरोज इसको दबाने के लिए अपनी सेना के साथ गया। जब ये सेना के साथ इसको दबाने के लिए इनके पास जा रहा था, इनके पास यानी कि प्रांतीय इक्तेदारों के पास जा रहा था, तो राजा यानी किले की जो रक्षा किसको दे गया था, वो किले की रक्षा करना वो अपनी माँ शाह तुर्कान को दे गया था। यानी गद्दी पर किसको बैठा गया था, शाह तुर्कान को। अब गद्दी पर एक महिला शासक है, शाह तुर्कान, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। गद्दी पर है महिला शाह तुर्कान और उधर दूसरी साइड है सारे के सारे इक्तेदार प्लस रजिया सुल्तान, जो कि एक अपने आप में खूंखार और बहुत ही बुद्धिमान शासिका थी। अब अंदाज़ा लगाइए आप, शाह तुर्कान की जो हत्या करी थी वो रजिया सुल्तान ने अपने कुछ सैनिक तथा इक्तेदारों के साथ मिलकर शाह तुर्कान को ख़त्म कर दिया। शाह तुर्कान जैसे ही ख़त्म हुई तो गद्दी पर कौन बैठ गया, गद्दी पर आ गई रजिया सुल्तान। जैसे ही गद्दी पर रजिया सुल्तान आई, सारी सेना रजिया के कंट्रोल में, और जैसे ही उधर फिरोज को पता चला, फिरोज भागता भागता हुआ दिल्ली आया और दिल्ली में उसने देखा कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी है। इतने में ही सारी सेना ने रजिया की सारी सेना ने रुकनुद्दीन फिरोज का खात्मा कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज की भी हत्या कर दी, उसकी माँ शाह तुर्कान की भी हत्या कर दी। ठीक है, गद्दी पर कौन आ गई, रजिया सुल्तान। इस तरीके से यहाँ पर इतनी बातें समझ में आई होंगी कि रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी, किसको मार करके, रुकनुद्दीन फिरोज को मार करके, और
किसको मार करके, उसकी माँ सात तुर्कान को मार दिया, ठीक है, और रजिया सुल्तान गद्दी पर आ गई। अब यहाँ से देखिए थोड़ा की पॉइंट, उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ पॉइंट अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब रजिया सुल्तान कौन है? तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। इसके पिता तो इल्तुतमिश थे ही, इनकी माता कौन थी? कुतुबी बेगम, अभी बताया मैंने, माता थी कुतुबी बेगम। रजिया ने एक, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जब रजिया सुल्तान गद्दी पर तो बैठ गई, जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी तो जो 40 तुर्क थे वो तो चाहते थे, वो तो उनका धर्म ही था कि जो राजा है उसकी रक्षा करना। तो 40 तुर्क में से जो बहुत से सरदार थे वो अंदर ही अंदर रजिया सुल्तान से चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि वो एक महिला थी, और इसी महिला होने के कारण जो एक कवि हुआ है यहाँ पे, कवि का मैं नाम बताऊँ आपको, मिनहाज उस सिराज। और जो मिनहाज उस सिराज ने यही बात कही है कि रजिया सुल्तान अगर महिला नहीं होती तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में गिना जाता है एक सुल्तान की भांति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो महिला की जो वैल्यू है वहाँ पे, जैसे अभी जो महिला समाज की अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है आज के ज़माने में, उस टाइम पे महिला को एक नीची जाति के तौर पे माना जाता था। कुल मिलाकर के ये बहुत ही, कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाती थी जैसे पुरुषों को दी जाती है। उस मतलब भेदभाव था, पहले भी भेदभाव था, अब भेदभाव कम हुआ है। तो वो भेदभाव पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था। सती प्रथा जैसी बहुत प्रथा तभी भी चलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में देनी होगी कि बहुत सारे जो 40 तुर्कों में से जो सरदार थे वो इसका विरोध कर रहे थे। तो इसी विरोध के कारण उन्होंने कहा कि अगर तुम शासिका तो बनती है, शासिका तो तुम बन गई, लेकिन आपको राजा की भांति ही कपड़े पहनने होंगे और राजा की भांति ही मुकुट पहनना होगा। ये उन्होंने शर्त रखी। जब ये शर्त रखी तो उन्होंने ये शर्त मान ली, और शर्त मानने के तौर पर रजिया ने कुल्हा और चौगा ये दो नीति अपनाई। तो कुल्हा क्या था? कुल्हा था मुकुट, और चौगा था उसका पहनने का वस्त्र जो राजा पहनते थे पहले, ठीक है। कुल्हा यानी मुकुट, और चौगा क्या था? पूरा वस्त्र, ठीक है, जो राजा पहले पहनते थे। उसी को कौन पहनने लगी? रजिया सुल्तान, ठीक है। अब रजिया सुल्तान ये सब होने लगा था। अब इसके बाद ही क्या हुआ, अब यहाँ पर एंट्री होती है काले गुलाम याकूत खान की। अब याकूत खान कौन है? ये काला गुलाम, ये काला गुलाम याकूत खान पहले के राजा महाराजा, मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि गुलामों को खरीदते थे। क्यों खरीदते थे? गुलामों को इसलिए खरीदते थे क्योंकि उनके जो कामकाज थे, उन कामकाजों में जो व्यक्ति निपुण होता था उसको ही वो बाज़ारों से खरीद लाते थे। जब बाज़ारों से जैसे कोई व्यक्ति मिल गया उसको योग्य, जो घोड़े की अच्छी देखभाल कर लेता था, तो अमीर आखुर उसको बना दिया जाता था कि घोड़ों की देखभाल करेगा, अश्वशाला की देखभाल करेगा। जो ज़्यादा बेहतर योग्य था उसको ज़्यादा कीमत मिलती थी, और जो कम योग्य था उसको कम कीमत मिलती थी। उसी के आधार पर उसको खरीद लिया जाता था। तो काले गुलाम की यही खासियत थी, वो अमीर पहले आखुर बनाया गया। अमीर आखुर का मतलब होता है एक अश्वशाला का प्रमुख बनाया गया। अमीर आखुर का मतलब अश्वशाला का प्रमुख बना दिया गया पहले। और ये रजिया सुल्तान एक था काला गुलाम, इसे काला गुलाम कहा गया था, लेकिन बहुत ही स्मार्ट था ये, और रजिया सुल्तान इसको बहुत चाहती थी, ठीक है, इसीलिए इसको अमीर आखुर बना दिया गया। अमीर आखुर के बाद इसका प्रमोशन धीरे धीरे होता गया और इसको अमीर हाजिब यानी कि शाही प्रबंधक इसको बना दिया गया, ठीक। इतनी बात क्लियर। शाही प्रबंधक का मतलब समझ गए? शाही प्रबंधक का मतलब होता था कि वहाँ की जितनी भी शाही कार्यकाज थे, जो छोटे मोटे कार्यकाज हुआ करते थे राजा के महल से संबंधित जितने भी, उन सभी को कौन देखता था? उन सभी को देखता था काला गुलाम यानी याकूत देखता था। अब रजिया सुल्तान इससे बहुत ही आपस में इनका संबंध चलता रहता था। ये इसको, रजिया सुल्तान को घुड़सवारी अच्छी तरीके से सिखाता था। रजिया पहले घुड़सवारी, रजिया को जो घुड़सवारी थी वो अच्छी तरीके से इसी याकूत ने सिखाई थी, और इसकी इन्हीं के साथ ये रहती थी, ठीक है। और ये बातें ज़्यादा बाहर क्लोज नहीं हुई थी। जैसे ही बाहर ये बातें ओपन होने लगी तो क्या हुआ, लोगों को पता चला कि रजिया सुल्तान इस प्रकार इस गुलाम के साथ इस प्रकार संबंध में रहती है। तो वहाँ के कई राजाओं ने, मतलब कई इक़्तेदारों ने और कई सरदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक जो इनको पॉइंट मिला आगे चल करके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट ये था कि रजिया के साथ हमेशा याकूत रहता था, ये तो बात आपको क्लियर है। अब रजिया के सुल्तान याकूत जब था तो याकूत बहुत ही विद्वान था,
बहुत ही लड़ाकू किस्म का आदमी था। वो एक तरह राजा की भांति प्रतीत होता था। तलवारबाजी में एकदम निपुण था, घोड़सवारी में एकदम निपुण था, और कुल मिलाकर के ये है कि वो एक कमांडर के रूप में प्रस्तुत हुआ था रजिया सुल्तान के सामने। इसीलिए रजिया सुल्तान को भी लगा कि ये, हाँ भाई, ये हमारे लिए काम आ सकता है। तो रणथंभौर और ग्वालियर, जो ये दो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को किसने, याकूत के साथ रजिया सुल्तान ने जीत लिए। ये जो कौन कौन से क्षेत्र, रणथंभौर और ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश का, रणथंभौर राजस्थान का, ये दो क्षेत्र किसने जीत लिए, रजिया सुल्तान ने। किसके साथ मिलकर, याकूत खान के साथ मिलकर, याकूत के साथ मिलकर। याकूत का पद बढ़ गया था, अमीर हाजिब से भी ऊपर एक पद था, वो बना दिया गया था। यानी कि एक तरह का संरक्षण दे दिया था रजिया सुल्तान को इसने, यानी याकूत ने रजिया सुल्तान को संरक्षण दे दिया था कि रजिया सुल्तान की छाया है, वो एक लेफ्ट राइट हैंड है, इस तरीके से उसके साथ रहता था। ठीक है, ये सब देख रहे थे। तो रजिया का इसी याकूत के कारण एक विरोध हुआ और उस विद्रोह हुआ। जो उस विद्रोह में कौन कौन थे, उसी विद्रोह में थे अल्तुनिया, एतगिन और कबीर खां। उस विद्रोह में कौन कौन थे, अल्तुनिया, एतगिन और कबीर खां। अब देखो, रजिया के खिलाफ इसी कारण विद्रोह हुआ था। किस कारण, जो मैंने अभी बताया आपको, यानी कि याकूत के कारण। अब जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया बठिंडा जो पंजाब में पड़ता है, तो जो तवर हिंद ये भी पंजाब में पड़ता है। तो इस क्षेत्र का शासक कौन था, पंजाब के आसपास का जो भी क्षेत्र है उस टाइम पे, उसका शासक था अल्तुनिया, यानी कमांडर था रजिया सुल्तान के अधीन ही, लेकिन इसके ही अंडर था। और ये शासक कहाँ का था, पंजाब के आसपास के क्षेत्र का। एतगिन था, ये अमीर हाजिब बना दिया गया था, क्योंकि रजिया सुल्तान का राइट हैंड बन चुका था कौन, याकूत। तो अमीर हाजिब किसको बना दिया गया था, एतगिन को। अब कबीर खां, ये कौन था, ये लाहौर का शासक था। कबीर खां लाहौर में ये कमांडर था। कमांडर का मतलब ये एक तरह का शासक ही मान लो रजिया सुल्तान के नीचे, कबीर खां। ठीक है, अब यहीं पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अल्तुनिया जो था, वहाँ का जो विद्रोह हो रहा था, तो जब रजिया सुल्तान अपने मित्र कहना सही है, क्योंकि राइट हैंड था उसका याकूत, उसके साथ अल्तुनिया पर जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए रजिया सुल्तान गई। तो जब रजिया सुल्तान अपनी सेना के साथ गई, कमांडर भी थे उसके साथ और उसका राइट हैंड भी उसके साथ था। तो वहाँ पर एक किला पड़ता है, किला मुबारक। कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में, पंजाब के क्षेत्र पर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ी कहानी समझिए कि याकूत खान कैसे मारा गया। हुआ क्या था कि ये सब हो रहा था क्योंकि रजिया सुल्तान के साथ चलता था कौन, याकूत खान। तो इसी के कारण, याकूत खान के कारण, वहाँ की जो सेना थी वो आपस में कानाफूसी करने लगी कि रजिया सुल्तान के बाद जो अगर कोई शासक बना, बाई चांस रजिया सुल्तान इस युद्ध में मारी जाती है, तो शासक कौन बनेगा। तो इसी कानाफूसी की वजह से कई लोगों ने कहा कि वो अपना शासक, अपना उत्तराधिकारी याकूत को बनाएगी, इसीलिए हम याकूत की बातें नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक गुलाम है। हम याकूत को हरगिज़ अपना शासक घोषित होते हुए नहीं देख सकते। तो ये सारी बातें समाज में फैली और कहा जाता है कि उसी कानाफूसी की वजह से सेना आपस में भिड़ पड़ी और आपस में ही ये विरोध हुआ और आपस में ही कुछ सैनिक कट पिट कर मर गए और याकूत खान को भी वहीं पे सेना ने मार दिया। ठीक है, याकूत खान को वहीं पे मार दिया और जो अल्तुनिया था उसकी सेना सामने से आई और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। क्योंकि रजिया सुल्तान की सेना खुद कंट्रोल में नहीं थी, तो अल्तुनिया की सेना को क्या कंट्रोल करेगी। इस वजह से रजिया सुल्तान को किला मुबारक, जो किला पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर उसको कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद उसको वहीं पे रखा गया। किसकी कैद में, अल्तुनिया की कैद में था। इस टाइम पर, इसी टाइम की बात बता रहा हूँ, जब रजिया सुल्तान वहाँ पे कैद हो गई, तो इस टाइम पर शासक कौन होगा। अब देखिए, अब वहाँ पर रजिया सुल्तान जो शासिका थी, जो 1240 में कैद कर ली गई, किसके किले में, किला मुबारक किले में, जो बठिंडा में पड़ता है। ठीक है, अब जो दिल्ली का शासक है वो कौन बनेगा, वो सोचिए। अब जो दिल्ली का शासक है वो कौन बनेगा, अब जो दिल्ली का शासक है वो बनेगा बहराम शाह। अब ये बहराम शाह कौन है, ये बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा बेटा है। इल्तुतमिश का कौन सा बेटा है, तीसरा बेटा है। ठीक है, तीसरा बेटा बहराम शाह अब गद्दी पर बैठेगा। अब किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा, ये देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि
40 सरदार जो 40 तुर्क थे उनको ये पता चला कि भाई रजिया सुल्तान वहाँ पे एतगिन अल्तुनिया ने कैद कर ली है, तो अब राजा किसको बनाया जाए। तो कुछ टाइम के लिए जो सरदार थे उनने सोचा कुछ टाइम के लिए हम बैराम शाह को राजा बना देते हैं, क्योंकि ये भी इल्तुतमिश का ही बेटा है। तो बैराम शाह को राजा बना दिया गया। अब उन्होंने ये योजना नहीं बनाई कि रजिया सुल्तान को किस तरीके से बाहर निकाला है, क्योंकि कुछ सरदार ऐसे थे जो रजिया सुल्तान के विरोध में थे, इसीलिए। अब इसी कारण बैरम शाह कौन बन गया, वहाँ का शासक बन गया। और बैरम शाह ने खुद नहीं चाहा कि मैं शासक से हटूँ और रजिया सुल्तान को बाहर कैद से बाहर निकालूँ, ऐसा इसने नहीं चाहा और इसने उसको कैद में ही बना रहने दिया। अब जब बैरम शाह राजा बन गया तो बैरम शाह ने जो एतगिन था, अब देखिए एतगिन कैसे यहाँ पे नायाब मुमलिकात बनता है, कैसे बनता है इसको देखिए थोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एतगिन था वो पहले कौन था, अमीर हाजिब। अमीर हाजिब वहाँ का बड़ा पद हुआ करता था। तो इसने कहा कि यार एतगिन ने जो राजा था वो राजा तो किसको बना दिया, बैरम शाह को, क्योंकि एतगिन की सहायता से ही बना था राजा बैरम शाह। अब बैरम शाह था तो राजा, लेकिन इसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं जो सारी पावर दे रहा हूँ वो एतगिन को दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब एतगिन ने बैरम शाह को राजा बनाया तो एतगिन ने अपना एक पद डिसाइड किया जो अमीर हाजिब से भी ऊपर था, उसका नाम था नायाब मुमलिकात। अब नायाब मुमलिकात पद जैसे आज के ज़माने में पीएम पद होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उसी टाइम पे नायाब मुमलिकात पद हुआ करता था। और जो राजा था, राजा कौन सा, एक राष्ट्रपति की भांति, एक कठपुतली की तरह, सारी पावर प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति वैसे ही नाम का। तो ऐसे ही राजा नाम का और प्रधानमंत्री नायाब मुमलिकात बहुत पावरफुल पद था। तो पावर किसके हाथ में, एतगिन के हाथ में। जब एतगिन के हाथ में पावर है, बैरम शाह एक तरह की कठपुतली है, सारा डिसीजन कौन लेता है, एतगिन लेता है। यहाँ पे एक बात और ये आई कि जब एतगिन यहाँ पे नायाब मुमलिकात बना तो ऐसा बताया जाता है कि बैरम शाह के पास अगर एक रानी है तो एतगिन के पास 2 रानी हुआ करती थी। बैरम शाह के पास अगर 500 सैनिक है तो एतगिन के पास 1000 सैनिक होते थे। बैरम शाह अगर 1000 की टुकड़ी लेकर के लड़ने जा रहा है तो कहीं पर अगर युद्ध होता है तो जो एतगिन था वो 1000 की जगह 2000 की सेना को लेकर के चलता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ राजा के पास थी उससे डबल चीज़ किसके पास हुआ करती थी, एतगिन के पास। ठीक है, ये सब बैरम शाह को देखते देखते बहुत दिन हो गए और उसने कहा साला ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है, इसको ही देखें। तो रातों रात इसने बैरम शाह ने एतगिन की हत्या करवा दी। रातों रात एतगिन को मरवा दिया, इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, जब इसकी हत्या इसने करवाई तो बैरम शाह तो राजा है अभी, एतगिन जो नायब मुमलिकात पद है वो अभी प्रेजेंट में हटा दिया है। अब यहाँ पे जो वजीर था, अब ये वजीर कौन है, इसकी कहानी समझिए। जो ये मुआवजुद्दीन है, जब इसने एतगिन ने एक अपना पद पीएम बनाया था, उसके साथ ही एक दूसरा पद बनाया था वजीर का पद। अब वजीर का पद एतगिन का एक मित्र हुआ करता था, वो 40 तुर्कों में से एक था। तो उसने अपने मित्र मुआवजुद्दीन को अपने मित्र मुआवजुद्दीन को वजीर बना दिया, क्योंकि वो इसका परम मित्र था एतगिन का। उसको वजीर बना दिया और इसको पीएम बना दिया। तो जब पीएम का पद और पीएम खुद मारा गया तो वजीर यानी कि मुआवजुद्दीन को क्रोध हुआ और इसने ये सोचा कि मैं इसका बदला लूँगा, बैरम शाह को मारूंगा। अब देखो कैसे मरता है बैरम शाह, क्या ये मरता है या नहीं मरता है, इसकी आगे की कहानी देखिए। अभी ऐसे मरता है क्योंकि 1241 में मंगोल आक्रमण, पहले तो मंगोल आक्रमण होते रहते थे। 1241 में क्या हुआ, मंगोल आक्रमण हुआ। तो इसी मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए 1242 में दोबारा फिर मंगोल आक्रमण हुआ। तो 1242 में क्या हुआ कि जो बैरम शाह था उसने कहा बेटा मुआवजुद्दीन जाओ और मंगोल आक्रमण को इसको रोको, जाओ। तो जैसे ही मुआवजुद्दीन ने सुना कि ये मुझसे मंगोल आक्रमण की कह रहे हैं, तो भाई साहब मुआवजुद्दीन के साथ लगभग 20 कमांडर अपनी अपनी सेना के साथ चल दिए मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली से बाहर। जैसे ही चल दिए तो वजीर ने पहले ही योजना बना ली थी कि कैसे कैसे मुझे इन 20 कमांडरों को अपने कब्जे में लेना है। 20 कमांडर थे और हर कमांडर की अपनी अपनी सेना थी 2-2 हज़ार की। ठीक है, बहुत तगड़े सैनिक थे इसके पास। और ये चल दिया कहाँ पर, मंगोलों से लड़ने। कौन चल दिया, वजीर मुआवजुद्दीन। अब वजीर ने सोचा इस बैरम शाह को साले को कैसे मरवाएं। तो इसने क्या किया, इसने एक पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि सारे कमांडरों को मरवाने की
जो साजिश है या फिर जो सारे कमांडरों को मरवाने का आदेश जो दिया है वो बैरम शाह ने दिया है। किसको दिया है? वजीर महाबुद्दीन को दिया है। तो ये खबर उसने कुछ दूर जा कर के और ये खबर दी किसको? सारे कमांडरों को बताया कि ऐसे ऐसे बैरम शाह ने मुझसे कहा है कि आप सभी को एक जगह पर ले जा कर के वहाँ पर बैरम शाह की सेना खड़ी है और बैरम शाह की सेना आपको 20 कमांडर जितने भी आप हैं आप सबको मरवा देगी। ये सब सुना उन्होंने। फिर कहा कि भाई तू हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहा है महाबुद्दीन, ऐसा थोड़ी करेगा बैरम शाह हमारे साथ, वो हमारे राजा हैं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही ये सुना तो महाबुद्दीन ने कहा, महाबुद्दीन था, उसने कहा कि देख लो इस पर मोहर लगी है, शाही मोहर, इस पर देखो शाही मोहर लगी है और ये शाही मोहर ये खुद राजा लगाते हैं। तो जब शाही मोहर देखी उन्होंने कि भाई ये तो सही बात है, ऐसा नहीं हुआ था, क्या हुआ था कि शाही मोहर ही इसने चुरा करके और उस अपने आप हाथ से लिखे हुए पत्र पर इसने चिपका दी थी। इस तरीके से उन्होंने 20 सरदार थे, उन्होंने ये विश्वास उस पत्र पर किया और वो सारी सेना मंगोलों से लड़ने के लिए जा रही थी। मंगोलों से लड़ने के बजाय वो सेना लौट करके दोबारा बैरम शाह पर अटैक किया और बैरम शाह को वहीं पे मार दिया और कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? महाबुद्दीन के हाथ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात क्लियर होगी। यानी कि बैरम शाह की हत्या करवा दी किसने? वजीर महाबुद्दीन ने। अब देखो इसने बदला ले लिया। अब देखो क्या हुआ था। जब इसने बदला लिया तो रजिया सुल्तान, पहले यहाँ पे थोड़ा पॉइंट समझिए, उसके बाद कौन आएगा उसको भी हम बताएंगे। उसके बाद आएगा मसूद शाह, जो कि इल्तुतमिश का नाती है। इल्तुतमिश का कौन है? नाती। यानी कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शुरुआत में था उसका बेटा है ये कौन? मसूद शाह। ये लिखा हुआ देखिए मसूद शाह। ये आया इसके बाद मैं शाहबुजुद्दीन था, उसने उसको मार दिया था ना महमूद को। उसके बाद कौन आया? मसूद शाह आया। अब देखिए मसूद शाह कैसे आया उसको बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लीजिए। जब रजिया सुल्तान ने अटैक किया था तो रजिया सुल्तान अभी भी कैद है। अभी भी कहाँ पर कैद है? जो बठिंडा का जो किला था उस किले में अभी भी कैद कौन है? अल्तुनिया ने जो कैद कर रखी है। अभी भी का मतलब है मेरा कि 1240 की बात है। कुछ ही महीने कैद रही थी रजिया, ज़्यादा महीने तक कैद नहीं रखी थी। तो 1240 की बात है जब रजिया सुल्तान कैद थी। कौन सी किले में कैद थी? एक बार बताएं आप सभी, कमेंट में करके बताएंगे कौन सा किला था उस किले में कैद थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी ये हुई कि यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रजिया सुल्तान थी और ये अल्तुनिया था। आप सभी को पता है रजिया सुल्तान बहुत ही सुंदर थी। तो रजिया सुल्तान की सुंदरता को देखकर अल्तुनिया वैसे ही मोहित था। ठीक है, बहुत ही आकर्षित था रजिया सुल्तान के प्रति। लेकिन रजिया सुल्तान ने भी यहाँ पे एक ट्रिक अपनाई और उसने उसको इशारे करने शुरू कर दिए और रजिया सुल्तान ने अपनी सुरक्षा के खातिर या अपने राज्य के खातिर इस अल्तुनिया के साथ वो मिल गई और अल्तुनिया के साथ मिलकर उसने कहा रजिया सुल्तान ने कि बेटा चलो और चल करके हम वापस दिल्ली को हाथ अपने करते हैं। लेकिन ये अल्तुनिया जो था वो ऐसे कैसे मान लेता था? अल्तुनिया ने, रजिया सुल्तान ने फिर कहा देखिए वहाँ पर जो एतगीन है उस एतगीन ने अपना पद ले लिया है पीएम का और राजा बन गया है कौन? राजा कौन था? राजा किसको बना दिया था? बैरम शाह को। राजा है बैरम शाह और एतगीन खुद बन गया है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। सारी शक्ति एतगीन के पास है। अब समझो तुम्हारे पास क्या है? ये किसने कहा? रजिया सुल्तान ने। तुमको तो कुछ नहीं दिया उसने, खुद पीएम बन गया, सारी शक्ति उसने अपने पास ले ली एतगीन ने। तुझे क्या दिया? कुछ नहीं। और उसका जो मित्र है उसको वजीर बना दिया, तुझे क्या दिया? कुछ नहीं। ये सारी बातें कर करके रजिया सुल्तान को भड़का दिया। रजिया सुल्तान ने भड़का दिया किसको? अल्तुनिया को। अल्तुनिया इसके साथ हो गया और साथ होने के बाद ही क्या हुआ? ये दोनों चल दिए किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ। अब ये दिल्ली की तरफ चल दिए पंजाब से। तो पंजाब से ये दिल्ली की तरफ चल दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक जगह पड़ती है कैथल। तो कैथल में ये कर रहे थे विश्राम, कैथल में ये आराम कर रहे थे दोनों जने। तो जब ये कैथल में आराम कर रहे थे तो यहीं कैथल में ये बात पता चल गई थी किसको? ये बात पता चल गई थी मसूद शाह को। तो मसूद शाह ने कैथल में ही क्या कर, मसूद शाह तो जब आया ही नहीं था यार। मसूद शाह तो 1240 में आया ही नहीं था। मसूद शाह को बात ये पता नहीं चली थी। ये बात किसको पता चली? बात बैरम शाह को पता चली थी। बैरम शाह जो पहले नफरत करता था, उसने ही, वो चाहता तो बचा लेता था लेकिन वो खुद राजा बना तो कैसे बचाता? बैरम शाह को ये बात पता चली और 1240 में ही 13 अक्टूबर 1240 में रजिया की किसने हत्या करवा दी? बैरम शाह ने हत्या करवा दी। ठीक है, और रजिया सुल्तान के साथ अल्तुनिया की भी हत्या करवा दी। एतगीन ये सब देख रहा था उस टाइम पर।
1240 की बात है रही। 1242 में जो एतगिन था, 1242 में एतगिन और सुल्तान दोनों मारे गए थे। उससे पहले की बात है ये, 1242 से पहले की बात है, ठीक है। तो ये बात अल्तुनिया मर गया और रजिया सुल्तान भी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 में। दोनों 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 का खात्मा हुआ, प्लस सारी सेना भाग गई। फिर यहाँ पे एक चीज़ हुई, यहाँ पे ये हुआ कि उस टाइम पर जो एक कवि था मिनहाज उस सिराज, उस मिनहाज उस सिराज ने अपनी बुक में लिखा है, मिनहाज उस सिराज ने अपनी बुक में लिखा है कि अगर रजिया सुल्तान अगर औरत ना होती तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता, और उसकी जो कमी थी सिर्फ औरत होना थी। ये सब किसने लिखा? मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, ठीक है। हम कहाँ पर आ गए थे? हम आ गए थे बैरम शाह की। बैरम शाह तो मर गया था। बैरम शाह के बाद जो कौन आ गया था? मसूद शाह, जो कि कौन था? इल्तुतमिश का नाती था, यानी रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। और रुकनुद्दीन फिरोज किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का। तो ये कौन हुआ? मसूद शाह नाती हुआ किसका? इल्तुतमिश का, ठीक है। जो 1242 में जो बैरम शाह मरा था, तो बैरम शाह के बाद कौन आ गया था? मसूद शाह आ गया था, ठीक है। अब सन ऑफ फिरोज, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ? मसूद शाह जब आ गया तो मसूद शाह ने, जो अभी मैंने बताया था मुआवजुद्दीन, जो मुआवजुद्दीन था वो कौन था? वो पहले वजीर था। वजीर से उसको क्या बना, वो वजीर था तो वजीर से वो पीएम बन गया था। तो जब वजीर से वो पीएम बना तो पीएम का जो पद था, इस मसूद शाह ने मुआवजुद्दीन से जो पद था पीएम का, वो किसको दे दिया था? वो पद पीएम से, यहाँ पर ये लिखा हुआ कुतुबुद्दीन हसन, या कुतुबुद्दीन हसन को ये पद दे दिया था पीएम का, नायाब मुमलिकात पद, नायाब मुमलिकात, ठीक है। और ये कौन था? ये गैर तुर्क था। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र, ये तो समझ ही गए। तो पीएम कौन बन गया? कुतुबुद्दीन हसन। अब देखो यहाँ पे ये नसीरुद्दीन महमूद कैसे आया? कौन है ये नसीरुद्दीन महमूद? ये भी इल्तुतमिश का पुत्र है। कौन है? इल्तुतमिश का पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद, और मसूद शाह का चाचा है। मसूद शाह का कौन है? चाचा। अब ये चाचा कह रहा, भैया भतीजे यार तू शासन कर रहा है और हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं यार, तुझसे बड़े आदमी हैं हम, और तू शासन कर रहा है, राजा बना बैठा है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो भैया नसीरुद्दीन को ये गुस्सा आई और 1240 में क्या किया उसने? योजना बनाई। अब योजना नसीरुद्दीन महमूद नहीं बना रहा है, योजना बना रहा है बलबन। बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद के कहने पर, बलबन ने नहीं, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन के कहने पर किसको मार दिया? महमूद शाह को ख़त्म कर दिया। महमूद शाह ख़त्म हुआ। जैसे ही महमूद शाह ख़त्म हुआ 1240 में, जैसे ही 1240 में बन गया कौन? नसीरुद्दीन महमूद राजा। नसीरुद्दीन जैसे ही महमूद राजा बना, बलबन कौन बन गया? पीएम बन गया भैया, बलबन। क्योंकि बलबन और नसीरुद्दीन में, क्योंकि बलबन नसीरुद्दीन महमूद का कौन था? एकदम करीबी व्यक्ति था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए। इल्तुतमिश का पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल का इसको औरंगजेब भी कहा जाता है। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, ऐसा बताया जाता है। इसने नायाब मुमलिकात बलबन को बनाया था, ये मैंने बता दिया। महमूद बलबन का दामाद था। अब यहाँ पे क्या हुआ था? जो महमूद था, ये महमूद, ये कौन था? ये बलबन का दामाद था। बलबन का दामाद, यानी कि बलबन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी? महमूद से, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे 1265 में इसकी मृत्यु हो गई थी, यहाँ तक क्लियर। यानी कि नसीरुद्दीन महमूद का यही शासनकाल है, यहाँ पे ये क्लियर होता है, ठीक है। आपको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ये थी यहाँ की बातें और ये थी यहाँ की क्लास। आपको समझ में आया तो एक बार इसको सपोर्ट जरूर करें, ठीक है साथी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।